आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी आइसोलेशन प्रिकॉशन किस लिए यूज किए जाते हैं। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन प्रिकॉशन का यूज करते हैं और पीपीई किट का यूज करते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करते हैं। इनका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का किस तरह से इफेक्टिव यूज कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन से हैं और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस कौन से हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, आइसोलेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ बैरियर नर्सिंग, टाइप ऑफ आइसोलेशन सिस्टम, आइसोलेशन प्रिकॉशन, जिसमें कौन कौन से दो तरह के प्रिकॉशन आएंगे आइसोलेशन प्रिकॉशन में। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आएंगे, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वो होते हैं जो हर प्रकार की डिजीज है, किसी भी टाइप की डिजीज है उनमें यूज करने वाले प्रिकॉशन को किस में आएंगे, वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आएंगे। वही ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन वो प्रिकॉशन होते हैं जो कोई भी जैसे डिजीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सी पैथोजन पे डिपेंड करेगा, डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डिपेंड करेगा कि उसमें कौन से प्रिकॉशंस यूज करने हैं। तो जो प्रिकॉशन हम डिजीज पे डिपेंड करेगा वो किस में आएंगे, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में आएंगे। एपिडेमियोलॉजिकल एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन सीडीसी गाइडलाइंस, ये डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनका इफेक्टिव यूज किस तरह से कर सकते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, आइसोलेशन क्या होता है। Isolation refers to the practice of separating individual with contagious disease from healthy individual to prevent the spread of infectious agent। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या होते हैं या फिर आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है। आइसोलेशन ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्या किया जाता है, इंडिविजुअल को जो किससे, कॉन्टाजिनस डिजीज से, यानी जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं उन डिजीज से ग्रसित है उनको सेपरेट करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल से। तो जो कंटाजिनस डिजीज से ग्रसित इंडिविजुअल है उनको सेपरेट करना हेल्दी इंडिविजुअल से, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो वो क्या कहलाता है, आइसोलेशन। तो इसमें मेन क्या क्या है, 3 पॉइंट मेन है। प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग इंडिविजुअल विथ कॉन्टाजिनस डिजीज, तो क्या है, कॉन्टाजिनस डिजीज से जो ग्रसित है इंडिविजुअल उसको सेपरेट करना फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ये डेफिनेशन में 3 मेन फोकस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर आता है बैरियर नर्सिंग क्या होती है। बैरियर नर्सिंग इज ए सेट ऑफ टेक्निक यूज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट एंड कम्युनिटी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो हेल्थ केयर इसमें बैरियर नर्सिंग में क्या आता है, ऐसे सेट ऑफ टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर है, पेशेंट है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जो भी इंडिविजुअल रहते हैं उनमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की टेक्निक है बैरियर नर्सिंग। इट इन्वॉल्व फिजिकल बैरियर सच एज पीपी, फिजिकल बैरियर इन्वॉल्व होते हैं बैरियर नर्सिंग में, जैसे पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज होंगे। एंड आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्शियस एजेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीपीई किट का यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। तो वो किस में आएंगे, बैरियर नर्सिंग में आएंगे। अब टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम, कितने टाइप के आइसोलेशन सिस्टम है। तो आइसोलेशन इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो ट्रांसमिशन, जो मोड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है उनका किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्शियस एजेंट किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, उसके बेसिस पे हम आइसोलेशन को क्लासिफाई करते हैं। तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन फॉर हाईली कॉन्टाजिनियस डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड एसएआर यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिक्वायर्ड फुल पीपीई एंड नेगेटिव प्रेशर रूम। तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में क्या करना होता है कि हमें सेपरेट, टोटली सेपरेट करना होता है इंडिविजुअल को इंडिविजुअली। तो उसमें क्या करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, हाईली कॉन्टाजिनियस डिजीज के लिए हम कौन सा आइसोलेशन यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल कौन सी डिजीज के दिए हैं, स्मॉल पॉक्स एंड एसएआरएस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो उनमें रिक्वायर्ड क्या होते हैं, पीपीई किट का यूज करते हैं। और नेगेटिव प्रेशर रूम, नेगेटिव प्रेशर रूम क्या होते हैं, ऐसे रूम जिनका
रूम के अंदर का प्रेशर तो कम होगा और जो एनवायरनमेंट बाहर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो ज्यादा होगा। जिससे क्या होगा, जहां हमें पता है कि नेगेटिव प्रेशर यानी हाई से लो की तरफ किसी भी चीज का मूवमेंट होता है, तो जहां अंदर नेगेटिव प्रेशर यानी कम प्रेशर है, तो ज्यादा से बाहर से अंदर की तरफ एयर तो मूव करेगी लेकिन अंदर से बाहर नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, कोई भी डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। बाहर अंदर रूम के अंदर तो प्रेशर कम है और बाहर की साइड प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा बाहर से तो अंदर एयर का मूवमेंट होगी। कोई भी पैथोजन है, कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो बाहर से तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव प्रेशर है रूम के अंदर तो वो बाहर नहीं जा सकते नेगेटिव प्रेशर की वजह से। तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में क्या करते हैं, फुल पीपीई किट का यूज करते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम का यूज करते हैं, मेंटेन करना होता है। जैसे टीबी हो गया, टीबी में हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम का मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड आता है कॉन्टेक्ट आइसोलेशन फॉर इन्फेक्शियस स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट सच एज MRSA यानी मिथिसाइक्लिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। इनके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा आइसोलेशन यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन। थर्ड आता है ड्रॉपलेट आइसोलेशन फॉर डिजीज ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉप सच एज इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस एंड रूबेला। तो ड्रॉप जो ड्रॉप से स्प्रेड होता है, जो हम स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू जो ड्रॉप्स स्प्रेड होती है, उनके थ्रू जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, उनके लिए हम कौन सा आइसोलेशन यूज करते हैं, ड्रॉपलेट आइसोलेशन। एग्जांपल क्या है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, रूबेला, इनके लिए हम ड्रॉपलेट आइसोलेशन यूज करेंगे। एयरबोर्न आइसोलेशन फॉर डिजीज स्प्रेड थ्रू एरोसोल सच एज ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड वेरासिला रिक्वायर्ड N95 मास्क एंड नेगेटिव प्रेशर रूम। जैसे एयरबोर्न आइसोलेशन किसके लिए यूज करेंगे, जो एयर के थ्रू जो पैथोजन है, कोई भी डिजीज पैथोजन है, डिजीज कोज करने वाला, वो एयर के थ्रू मूव करता है, तो उनके लिए हम एयरबोर्न आइसोलेशन यूज करेंगे। एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के लिए मिजल्स, वेरिसिला, इनके लिए क्या रिक्वायर्ड है, कौन सा मास्क यूज करेंगे, N95 ये मास्क यूज करेंगे एंड नेगेटिव प्रेशर रूम यूज करते हैं। पहले भी बताया कि टीबी के लिए हम नेगेटिव प्रेशर रूम का यूज करते हैं। रिक्वायर्ड ये रिवर्स आइसोलेशन या प्रोटेक्टिव आइसोलेशन यूज फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनमें इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन चलती है, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। या फिर कोई कैंसर पेशेंट है, HIV पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उनमें रेडियो एक्टिव ये थेरेपी चलती है, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उनके लिए हम रिवर्स आइसोलेशन यूज करते हैं या फिर प्रोटेक्टिव आइसोलेशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फेक्शन, उनके लिए रिवर्स आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के कितने टाइप बताए हैं, क्लासिफिकेशन किया है 5 टाइप। किसके बेसिस पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनका किस तरह से वो ट्रांसमिट होता है, उसके बेसिस पे 5 कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई किया है। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, एयरबोर्न आइसोलेशन एंड रिवर्स आइसोलेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स आइसोलेशन किसके लिए यूज करते हैं, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई भी पेशेंट है उनके लिए रिवर्स आइसोलेशन यूज करेंगे। तो ये इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और सेपरेट भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसोलेशन प्रिकॉशन। कौन कौन से आइसोलेशन प्रिकॉशंस है, आइसोलेशन प्रिकॉशन आर डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, कौन कौन से, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन कौन से है, डेफिनेशन क्या है सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की, These are the basic infection control measures applied to all patients regardless of their infection state। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होते हैं, ऐसे प्रिकॉशन जो सभी पेशेंट पे यूज करेंगे, चाहे कोई सी भी डिजीज हो पेशेंट को, सभी डिजीज से पेशेंट ग्रसित है, उन सब के लिए हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उनके कंपोनेंट बोल दो, या फिर कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, हैंड हाइजीन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है हैंड हाइजीन। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट। तो पेशेंट को कॉन्टेक्ट, पेशेंट से कॉन्टेक्ट से पहले भी और पेशेंट के कॉन्टेक्ट के बाद भी हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी होती है, ये सबसे बेस्ट है। और
हम हैंड हाइजीन से के थ्रू हम अगर हैंड हाइजीन अच्छे से परफॉर्म करें तो हम 60 to 70% इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ पीपीई, ग्लव्स, गाउन, मास्क एंड आई प्रोटेक्शन एज नीडेड। तो पीपीई किट का ये भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है। तो पीपीई किट में क्या क्या आता है? ग्लव्स आता है, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन एज नीडेड। रेस्पिरेटरी एज नीडेड मतलब जैसे किसी में गाउन की नीड होगी, मास्क, मेनली ग्लव्स तो सभी प्रोसीजर में हम यूज करते हैं, और ये बाकी जैसे गाउन हो गए, मास्क हो गए, आई प्रोटेक्शन, ये अलग अलग डिजीज के ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है डिजीज पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से पीपी किट का यूज करेंगे। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एडिकेट्स, कवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। ये कफिंग एडिकेट इंपॉर्टेंट है। और रेस्पिरेटरी हाइजीन, इसमें क्या होता है? स्नीजिंग और कफिंग के दौरान हमें माउथ को और नोज को कवर करना होता है, और मेनली हमें ये ध्यान रखना होता है कि या तो हैंकी, कोई भी हैंकी का यूज कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ इस तरह से कफिंग करनी होती है। इससे हम डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम पाम्स का यूज करते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम कफिंग के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। मेनली तो प्रिफर किया जाता है हैंकी, इनका यूज करना, अगर नहीं हो तो इस तरह से यूज करते हैं। सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिसेस, फोर्थ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन सा है? सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस और यूज स्टेराइल इक्विपमेंट एंड डिस्पोज ऑफ नीडल प्रॉपरली। तो स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज करना है और डिस्पोज नीडल प्रॉपरली, जो नीडल है उनको डिस्पोज करना है, अच्छे से डिस्पोज करना है, पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर अच्छे से उनको डिस्पोज करना होता है। एनवायरमेंटल क्लीनिंग, रेगुलर डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस एंड इक्विपमेंट, जो भी सरफेस है पेशेंट के पास, जो भी आसपास की सरफेस है उनको हो गई, या फिर नर्सिंग स्टेशन हो गई जहाँ मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, उन सभी सरफेसेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। वेस्ट डिस्पोजल, सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सेफली। तो वेस्ट डिस्पोजल भी किस में आता है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है। इसमें क्या किया जाता है? अलग अलग कंटेनर के अंदर अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट करना होता है। ये हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में देखा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट 7th प्रिकॉशन कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पेशेंट इक्विपमेंट एंड केयर, डिकंटामिनेट रीयूजेबल इक्विपमेंट आफ्टर यूज, जैसे जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे ये नीडल हो गई, इनको तो हमें ये क्या होते हैं, इनको डिस्कार्ड करना होता है, सिंगल यूज होती है, लेकिन जिनको हम रीयूज करते हैं उनका क्या करना होता है? डिकंटामिनेशन करना होता है उन इक्विपमेंट का। तो ये 7 स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है हैंड हाइजीन, यूज ऑफ पीपी किट। सेकंड, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफिंग एडिकेट्स, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, पेशेंट इक्विपमेंट केयर। ये 7 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है। तो हमने प्रिकॉशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन देख लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। these are additional precaution used for patient with known or suspected infectious disease। हमें पता है कि पेशेंट किस तरह की डिजीज से ग्रसित है, उसके बेसिस पे हम ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन यूज करेंगे। जैसे टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ये डिजीज पे डिपेंड करेगा, कोई भी पैथोजन है उसकी ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है उसके पे डिपेंड करेगा ये प्रिकॉशन। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, तो फर्स्ट टाइप में क्या आता है? कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन। कौन कौन सी डिजीज के लिए? MRSA के लिए, VRE के लिए, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, इनके लिए हम कौन सा प्रिकॉशन यूज करेंगे? ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन यूज करेंगे। यानी ये कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर हम एक दूसरे, या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है कि पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, उससे ये स्प्रेड हो सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड हो सकते हैं। जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग से कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट ने किसी भी नॉन लिविंग थिंग को टच किया, फिर हम कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है उसने उस सरफेस को टच किया, तो वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। तो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन उनके लिए यूज करते हैं। पीपी, ग्लव्स एंड गाउन यूज करेंगे। तो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में हम कौन सा पीपी किट का यूज करेंगे? ग्लव्स और गाउन का यूज करेंगे। रूम किस तरह का यूज करेंगे कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में? सिंगल रूम एंड क्वारंटाइनिंग। इसमें जैसे हमने कोविड में देखा था वो कॉन्टेक्ट से भी फैल रहा था, तो उसके लिए हम ये सिंगल रूम यूज करते हैं और क्वारंटाइनिंग रूम यूज करेंगे। ग्लव्स और गाउन का यूज करेंगे।
अब आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। डिजीज इन्फ्लुएंजा हो गया, पर्ट्यूसिस, मेनिंजाइटिस, इनके लिए हम कौन सा प्रिकॉशन यूज करेंगे? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। पीपी किट कौन से? सर्जिकल मास्क का इंपॉर्टेंट है इसमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में। रूम, सिंगल रूम विथ क्लोज डोर्स, तो इसमें सिंगल रूम यूज करेंगे और क्लोज डोर्स होने चाहिए। थर्ड आता है एयरबोर्न प्रिकॉशन। इनके लिए डिजीज, कौन सी डिजीज के लिए हम एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज करते हैं? जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मिजेल्स हो गया, चिकन पॉक्स, इनके लिए हम एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज करते हैं। पीपी किट कौन सा यूज करेंगे हम एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए? N95 रेस्पिरेटर्स यूज करेंगे। ये इस तरह के, ये N95 मास्क है, इस तरह के हम रेस्पिरेटर्स यूज करेंगे। कोई भी एयरबोर्न इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज करते हैं। रूम, नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम यूज करेंगे इसके लिए। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। सीडीसी गाइडलाइन क्या है? ये सीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी सीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सीडीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर एपिडेमियोलॉजिकल एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी सेटिंग। तो हेल्थ केयर और कम्युनिटी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सीडीसी ने कुछ गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन कौन कौन सी है? दीज गाइडलाइन एम टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो सीडीसी ने जो गाइडलाइन दी है उनका एम क्या है, यानी गोल क्या है? क्या गोल है? रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनके स्प्रेड को प्रिवेंट करना इसका एम है सीडीसी गाइडलाइन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। तो एपिडेमियोलॉजी ऐसी स्टडी है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? ऐसे साइंस की ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। तो वो किस में आएगा? एपिडेमियोलॉजी में आएगा। अब नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी के डेफिनेशन के बाद आता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन, पीपीई यूज, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड सेफ इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, इस पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आएंगे जो हमने अभी ऊपर देखे हैं पहले। थर्ड पॉइंट आता है एनवायरमेंटल मेजर्स, रेगुलर डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस एंड इक्विपमेंट। रेगुलरली जो सरफेस और इक्विपमेंट है उनको डिसइंफेक्ट करना होता है। यूज ऑफ ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अप्रूव्ड क्लीन एजेंट, क्लीनिंग एजेंट। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उससे अप्रूव्ड होने चाहिए, जो क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो ईपीए अप्रूव्ड होने चाहिए। वैक्सीनेशन, प्रमोट इम्यूनाइजेशन फॉर हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट। जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए भी ये इम्यूनाइजेशन इम्पोर्टेंट है और जो पेशेंट है उनके लिए भी इम्यूनाइजेशन इम्पोर्टेंट है, इसको प्रमोट करना होता है। एंटी माइक्रोबियल स्टेवारशिप, एंटी माइक्रोबियल स्टेवारशिप में क्या होता है? जो ये एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, कोई भी ड्रग्स है, उनका इफेक्टिव यूज किस तरह से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होगी। जो पैथोजन है उनमें डिजीज, जो ड्रग है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होगी, तो वो इफेक्टिव रहेगी उस माइक्रोबियल के माइक्रोब्स के अगेंस्ट। जो ड्रग है वो अगर रेजिस्टेंट नहीं होगी तो इफेक्टिव रहेगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल स्टेवारशिप होती है। ऑप्टिमम एंटीबायोटिक यूज एंड प्रिवेंट रेजिस्टेंट, जो एंटीबायोटिक है उनका ऑप्टिमम इफेक्टिव यूज किस तरह से कर सकते हैं और रेजिस्टेंट को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, वो इसमें आता है एंटी माइक्रोबियल स्टेवारशिप में। सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उनको, जो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नर्सिंग रोल क्या है? एजुकेट पेशेंट, एंश्योर कॉम्प्लायंस एंड कोलैबोरेट विद इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। पेशेंट को एजुकेट करना होता है किस तरह से हम हैंड हाइजीन परफॉर्म कर सकते हैं, पेशेंट को बताना होता है किस तरह से हाइजीन टोटल ये हमें कंप्लीट हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। एंश्योर कॉम्प्लायंस, कोलैबोरेट विद इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, ये नर्स का रोल होता है। तो इसमें क्या आता है? सीडीसी गाइडलाइन में क्या क्या पॉइंट आते हैं? ये तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है।
तो इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज आती है, इन्वायरमेंटल मेजर्स आते हैं, वैक्सीनेशन आता है, एंटी माइक्रोबियल स्टेवारशिप, सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग एंड नर्सिंग रोल। ये किस में आते हैं? CDC गाइडलाइन आते हैं। एपिडेमियोलॉजी और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इफेक्टिव यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई किट का किस तरह से इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव ये इक्विपमेंट होते ही क्या है? Personal protective equipment include specialized clothing or equipment worn to minimize exposure to hazards that can cause injuries or infections। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं? ऐसे कोई भी क्लोथिंग या इक्विपमेंट जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी इन्फेक्शन से और इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं? पीपीई बोलते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। और इनका इफेक्टिव यूज से क्या हो सकता है? कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है उनकी सेफ्टी मेंटेन रहती है और पेशेंट की सेफ्टी भी मेंटेन रहती है इनका इफेक्टिव यूज करने की वजह से। टाइप्स, ग्लव्स, इसमें कौन पीपी किट में क्या क्या आते हैं? ग्लव्स आते हैं, मास्क आते हैं, गाउन, गॉगल्स, फेस शील्ड और रेस्पिरेटर्स, जैसे N95 मास्क हो गया या फिर ये सर्जिकल मास्क हो गया, यानी डिस्पोजेबल मास्क, सिंगल यूज मास्क आता है वो भी इसमें आता है। डॉनिंग ऑर्डर, यानी किस तरह से हमें किस ऑर्डर में इन्हें यूज करना है, पहनना है। तो गाउन, मास्क, सबसे पहले हमें गाउन वियर करना है, फिर मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स, इस ऑर्डर में हमें वियर करना होता है पीपी किट को। और ड्रॉपिंग ऑर्डर, किस तरह से इनको रिमूव करना होता है? सबसे पहले हमें ग्लव्स को रिमूव करना है, फिर गॉगल्स को, फिर गाउन को और मास्क। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ये अलग से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि जो किस तरह से हम वियर करने का ऑर्डर किया है। तो गाउन हो गया, सबसे पहले हम वियर क्या करते हैं? गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स, ये ऑर्डर है वियर करने का। और रिमूव करने का ग्लव्स, गॉगल हो गए, गाउन हो गए और मास्क हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। की प्रैक्टिसेस, कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने होते हैं? परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पीपीई यूज, हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी होती है बिफोर एंड आफ्टर पीपीई यूज। चूज पीपीई बेस्ड ऑन एक्सपोजर रिस्क, किस तरह का एक्सपोजर हो सकता है डिजीज पे डिपेंड करेगा, कोई भी पैथोजन है उस पर डिपेंड करेगा पीपीई कौन से टाइप का पीपीई हमें यूज करना है। हमें किस में फेस शील्ड का यूज करना है, किस में नहीं करना है, किस में हमें गाउन वियर करना है, ये सब डिजीज पे डिपेंड करता है। अवॉइड टचिंग फेस और एडजस्टिंग पीपीई ड्यूरिंग यूज, तो फेस और एडजस्टिंग ये पीपीई है उनको टच करने से प्रिवेंट करना होता है, हमें बचना होता है। डिस्पोजल, यूज डिजाइनेटेड बायोहेजार्ड कंटेनर्स, जो यूज बायोहेजार्ड कंटेनर है उनका यूज करके इनका डिस्पोजल करना होता है। जैसे जो भी कंटामिनेटेड है उनको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे? पीपीई को, जो जैसे हो गए बॉडी फ्लूइड्स इन सब से कंटामिनेटेड है उनको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे? येलो कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे पीपीई किट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है चैलेंजेस। इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई में कौन कौन से चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ते हैं? ट्रेनिंग गैप्स, इनके प्रॉपर वियरिंग की इनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, ये एक चैलेंज है। पीपीई शॉर्टेज, और प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है पीपीई किट की। इम्प्रॉपर डिस्पोजल, और इनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता है, ये चैलेंजेस है इसमें इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई में। इम्प्रूवमेंट, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम? रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए। ये सब इंप्रूवमेंट करके हम इफेक्टिव यूज कर सकते हैं पीपीई किट का। गोल्स, एंश्योर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट। इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई का क्या गोल है कि एंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट। अगर हम इफेक्टिव यूज करेंगे पीपीई किट का प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, जिससे क्या होगा? सेफ्टी मेंटेन रहेगी हेल्थ केयर वर्कर की भी और पेशेंट के भी। तो हमारा आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किस तरह से कर सकते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई स्पेशल सजेशन है हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू।